जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सुपर संडे को आगे बढ़ाने के लिए। आज जो हम करने वाले हैं, जितना हम लोग पीछे एक सप्ताह के अंदर बिहार पुलिस के क्वेश्चन को किए हैं, उसी को हम लोग आपको रिकॉल करवाएंगे। आपको रिकॉल करवाना जरूरी है। अगर हम रिकॉल नहीं करवाएंगे तो आगे बढ़ते चल जाएंगे, तो पीछे का चीज छूटते चल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग लगातार बनकर रहिए और इस सेशन का लाभ उठाइए। यह बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। इसमें आपको हम साइंस करवाएंगे, इसमें आपको स्टैटिक करवाएंगे और इसमें आपको जो है कि प्रीवियस जो रेलवे का ही पूछा हुआ है, जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को भी हम लोग देखने वाले हैं। और यह लेवल जो रहेगा, यह लेवल आपका बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लेवल का रहेगा। हम इस लेवल को ज्यादा लो भी नहीं रख रहे हैं, ज्यादा हाई भी नहीं रख रहे हैं, हम लोग मॉडरेट लेवल रखेंगे, जो कि आपको बिहार पुलिस से टकराने वाला सिलेबस रहता है। यह हूबहू सिलेबस जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन का पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम लोग रखकर फॉलो करते हैं। बस आप लोग लगातार बनकर रहिए और जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए और अपने मेहनत में थोड़ा सा भी कमी नहीं आने दीजिए, क्योंकि आपके पीछे पूरा संसार और पूरा परिवार या पूरा घर परिवार, पूरा समाज का भविष्य है। इसीलिए आप लोग वैसा मेहनत कीजिए जिससे कि एक बार जिंदगी में आए हैं तो नाम करके जाइए। तो चलिए इसी सेशन के साथ हम लोग आज के इस बहुत सुपर संडे सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों एक ही दिन मनाते हैं, 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। और विश्व बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को। 6 दिन के बाद मनाते हैं विश्व बाल दिवस, और राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस मनाते हैं जो है कि क्या तारीख को? 14 नवंबर को। वहीं अगर बात करते हैं विश्व के किस देश को मधुमेह राजधानी के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, भारत को विश्व के मधुमेह राजधानी के नाम से जानते हैं। भारत को पूरे विश्व में मधुमेह राजधानी के नाम से जानते हैं, क्योंकि विश्व का लगभग आपका बहुत अधिक जनसंख्या भारत के अंदर में जो है कि लगभग 70%, विश्व का लगभग 70% मधुमेह जो है इंडिया में होता है। इसीलिए भारत को मधुमेह राजधानी के नाम से जानते हैं। और मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन जो निकलता है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किए जाते हैं। कुल 5 सदस्य को मिलाकर होता है, और 5 सदस्य में से एक इसके अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य होते हैं। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में है। बहुत कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। वित्त आयोग पूछेगा तो 280 मारिएगा, और वित्त विधेयक पूछेगा तो 117 मारिएगा। क्या मारिएगा? 117 मारिएगा। तो याद रखिएगा, पहली बार वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत 1951 में हुआ था। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी बने थे। कौन बने थे? केसी नियोगी बने थे। वहीं वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, एनके सिंह के स्थान पर कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। 16वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वित्त आयोग हो गया आपका 280, वित्त विधेयक हो गया 117, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, और धन विधेयक जो आता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आज जो भी हम प्रश्न करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया है? कलकत्ता शहर का स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चॉर्नोक ने किया है। किसने किया है? जॉब चॉर्नोक ने किया है। और कलकत्ता जो है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है, और हुगली जो है वह दामोदर की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और दामोदर नदी को याद रखिएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के साथ साथ याद रखिएगा कि उसे हम लोग जो है कि और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, भारत के अंदर में अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा 1948 में निर्माण किया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसे हम लोग जैविक नदी के नाम से या जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, काला पर्वत किस देश में है? तो काला पर्वत भूटान में है। कहां में? काला पर्वत पूछेगा तो भूटान में है।
और काला वन पूछेगा तो जर्मनी में है, वन यानी लास्ट में नो आ रहा है, तो जर्मनी के लास्ट में भी नो आ रहा है, तो काला वन पूछेगा तो जर्मनी में है, और काला पर्वत पूछेगा तो भूटान में है। और पर्वत जो है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है कि पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा पर्वत निर्माण के प्रक्रिया के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में। और हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह सेनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना का पुराना नाम कालिंदी है। क्या है? कालिंदी है। और यमुना के किनारे बसा शहर कौन सा है? दिल्ली है, याद रखिएगा दिल्ली है। और यमुना नदी जो है उसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, और सबसे अधिक बार सिंधु का हुआ है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। बस आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, आप याद करते चलिएगा, और आपको देखिएगा कितना क्वेश्चन रिकॉल होता है, आप इस पे ध्यान रखिएगा। और आप जहां भी सेट लगा रहे होंगे आपका दबदबा धीरे धीरे वहां पर बन रहा होगा, क्योंकि आपको हम अधिक से अधिक प्रश्न करते हैं, और आपको हम जमीनी स्तर से बात करते हैं, कोई हवाई वाला बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे हम 1 रुपया पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, जो भी बोल रहे हैं आप ये नहीं समझिए कि हम फ्री में आपको बोल रहे हैं, तो आप वैल्यू उतना नहीं दीजिए। अगर आप इस चीज को, अगर आप जो गरीब असहाय विद्यार्थी हैं आप उनसे जाके पूछिए वो किस हिसाब से फायदा उठा के जॉब ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये हम ग्रुप डिस्कशन कर करके 30+ लड़का का जॉब लगवा चुके हैं, और खुद एक सिलेक्टेड है। इसीलिए आप बात मेरा मानिए, और मानना ही पड़ेगा। अगर आपको कम समय में, कम खर्च में, और जो है कि जल्दी से जो है कि आपको मैच्योर होकर जॉब लेना है और घर परिवार के समाज को सुधारना है, तो समझ लीजिए आपको जल्दी से मेरे संपर्क में आके आप इस तरह से फायदा उठाइए। आप जिस भी वनडे एग्जाम में बैठिएगा आपको क्वेश्चन वहां टच होगा तो होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1981 में हुआ है, 1981 को हुआ है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। कहां में है? देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि रबड़ किस प्रकार का पौधा है? तो रबड़ एक भूमध्य रेखीय पौधा है, भूमध्य रेखीय पौधा है। ऑप्शन में आपको भूमध्य सागर भी आएगा, ऑप्शन में आपको भूमध्य रेख भी आएगा, तो भूमध्य रेखीय मारना है, रेखा वाला मारना है, भूमध्य रेखीय मारना है। रबड़ जो है वह भूमध्य रेख मारना है। और रबड़ पर जो इस वर्ष सम्मेलन हुआ है 2024 में, वो कहां में हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है, और गुवाहाटी असम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? औरंगजेब ने। किसने करवाया? औरंगजेब ने। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, और सबसे अधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के काल में ही हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक प्रणाली का शुरुआत कौन अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम के तहत दिया गया, और 1909 अधिनियम ही आपका सबसे छोटा अधिनियम था, अंग्रेज के द्वारा पारित किया गया। और सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का 12 शासन अधिनियम, याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर होता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर होता है। और याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर जो है उसी के समांतर बोरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बोरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के तहत गुजरती है। और इसको जो माना गया है आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वह आपके वाशिंगटन में हो रहे सम्मेलन में 1884 में माना गया है। और याद रखिएगा आपको कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहते हैं। और याद रखिएगा कर्क रेखा को इंग्लिश में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, और मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ते हैं, और किसी भी जगह पर समय ज्ञात करते हैं देशांतर के सहायता से, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 127 के तहत। अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश जो जारी करते हैं वह राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। कैसा शक्ति है? विधायी शक्ति है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वह एक प्रकार का अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। और याद रखिएगा, राज्यपाल पर जो महाभियोग लगाते हैं वह अनुच्छेद किसके तहत? तो राज्यपाल पर महाभियोग अनुच्छेद 161 के तहत लगाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अकबर ने किस व्यक्ति को जड़ी कलम की उपाधि दिया था? तो अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, कश्मीरी में जड़ी कलम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 7। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7। और याद रखिएगा, कबड्डी में भी 7, और याद रखिएगा कि ये नेट बॉल में कितना होता है? तो नेट बॉल में भी 7 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, जिम्नास्टिक में 8 होता है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो है कि रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? 15 होता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तीनों में 11 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत में के अंदर याद रखना है कि समाचार एजेंसी की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई जो है वो एक प्रकार की समाचार एजेंसी है और इसका स्थापना 1947 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई है? 1936 में। कब हुई है? 1936 में। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। और भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्र पर्यटन दिवस जो मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। वहीं रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा हुआ था। और रेड क्रॉस को 3 बार जो है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में पहली बार 1922 ईस्वी में इलाहाबाद शहर में आईएएस की परीक्षा हुई थी, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि भारत में यूपीएससी का जो गठन किया गया था वो 1926 में किया गया था, ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था 1919 अधिनियम के तहत। और 1919 अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में किया गया था। और लोक लेखा समिति में सदस्य की कुल संख्या 22 होती है। और 22 जो होती है वो 2 जगह से पहुंचती है। 15 सदस्य होता है लोकसभा से और 7 सदस्य होता है राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में कौन काम करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक काम करता है, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जांच करके अपना रिपोर्ट देती है। किसको? तो देती है, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। और वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष गिरीश बापट है। कौन है? गिरीश बापट है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि विपक्ष का होता है ना, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। और याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बापट है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट है। और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है और इसमें सदस्य की संख्या कुल 30 होती है। और 30 का 30 लोकसभा से होती है, इसमें राज्यसभा 0 होता है, याद रखिएगा। वहीं प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को दोनों को जुड़वा समिति के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में किया गया है। कब किया गया है? 1950 में। और प्राक्कलन समिति का सबसे मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सबसे मुख्य कार्य है कि जो हम बजट पेश करते हैं उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए कि कितना खर्च होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बोलिविया की राजधानी कहां है? लापाज। बोलिविया की राजधानी कहां है? लापाज। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी लापाज है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। यहाँ पर ही इसरो अपना प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है। और डीआरडीओ जो अपना प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है वो कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, आपके उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के पास किया है। और व्हीलर द्वीप का ही नाम बदलकर जो है कि आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मृत्यु 2015 ईस्वी में हुआ था। और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है
मिशन 2020, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान। तो ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और याद रखिएगा यह भारत के आपके जो है कि वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। और याद रखिएगा कि यह आपके भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन कहां हुआ था, तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ था आपका जो है कि कहां? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में इनका निधन हुआ था। और याद रखिएगा इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। और इनको जो दफनाया गया वो रामेश्वरम तमिलनाडु में दफनाया गया, क्योंकि उनका संबंध वहीं से था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। नेशनल टेनिस एकेडमी किस शहर में है? गुड़गांव में। कहां में है? गुड़गांव में। आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद का गठन किस वर्ष हुआ है? तो कावेरी जल विवाद का गठन 1990 में हुआ है। वहीं अगर पूछेगा सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में, यानी 1960 में हो गया सिंधु, 1990 में हो गया कावेरी जल विवाद। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वहीं याद रखिएगा नदी जल विवाद जो है वह अनुच्छेद 262 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद जो होता है अनुच्छेद 262 के तहत समझौता होता है। वहीं याद रखिएगा अंतर्राज्य परिषद का गठन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा वह अनुच्छेद 263 के तहत। और भारत में पहला अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। यह सब याद रखिएगा। और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। कितनी बार होती है? 3 बार होती है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 263 के तहत हो गया अंतर्राज्य परिषद, और हो गया नदी जल विवाद जो होता है अनुच्छेद 262 के तहत। जैसे तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच है? भारत बांग्लादेश के बीच है। और तीस्ता जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत बांग्लादेश के बीच है, याद रखिएगा। वहीं अगर पूछेगा पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तो पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच है। और वहीं पर पंबन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। और 3 अर्धचंद्राकार जो आपका जो तट है वह भी कन्याकुमारी के पास स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? और याद रखिएगा इनके जन्म दिवस को 23 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुआ था? तो आपको बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं वो सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं। और अभी 90 नंबर के चल रहे हैं एंटोनियो गुटेरस है 90 नंबर के, जिसका संबंध पुर्तगाल से है, याद रखिएगा। वहीं यूएनओ के जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? तो ट्रिगवेली, तो याद रखिएगा नॉर्वे का। और उसके बाद जो बने थे डैग हैमरसोल्ड बने थे, यानी हौसे हैमरसोल्ड, हौसे हवाई दुर्घटना बताए थे आपको पिछले दिनों, ठीक है। और इनका निधन 1961 में हो गया था। समझ में हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है, याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया और मद्रास हो गया, ये तीनों हाईकोर्ट का स्थापना 1862 में हुआ था। 1861 अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर में हुआ था, याद रखिएगा। 1773 अधिनियम के तहत उसमें कुल न्यायाधीश की संख्या 4 था, 3 अन्य था और 1 मुख्य था। एक जो मुख्य था वह था सर इलिजा इम्पे, और 3 जो अन्य थे वो थे लेमेस्टर चैम्बर्स हाइड। और भारत के अंदर में पहली बार डाकघर का भी स्थापना कलकत्ता में ही किया गया था 1774 में ही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लंदन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत के अंदर में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? तो याद रखिएगा आपका तेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक क्षेत्र हुआ आपका गुजरात में है। कहां में है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात के अंदर में पता है जामनगर बहुत बड़ा फेमस है आपका जो है कि तेल के लिए। वहीं मुंबई के अंदर में जो तेल निकालते हैं समुद्र तट से उसको मुंबई हाई कहते हैं, यानी मुंबई के अंदर में समुद्र के किनारे तेल निकालने वाले स्थान को सागर सम्राट कहते हैं, जो कि तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं भारत के अंदर में तेल का सबसे पुराना जो आपका खदान है या फिर आपका जो निकलने का जो वो रहता है मतलब खान, वो आपको असम के डिगबोई में, याद रखिएगा। भारत के अंदर में तेल का पहला कुआं असम डिगबोई में 1901 ईस्वी में खोदा गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा
महात्मा गांधी या कांग्रेस ने आपको जो है कि किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा कि 1919 का जो अधिनियम पारित किया गया था, लॉर्ड जॉर्ज उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उसी के समय में पारित हुआ था। और भारत के अंदर में जब पारित हो रहा था 1919 का अधिनियम, तो उसी समय ब्रिटेन के सरकार ने घोषणा किया था कि इसकी जांच के लिए हम 10 वर्ष के बाद एक समिति भेजेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में 1927 ईस्वी में याद रखिएगा लंदन में जो है कि साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में 8 नवंबर के दिन। जो डेट बता रहे हैं याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन जो होता है वह आपका ब्रिटेन में होता है या लंदन में होता है। वह होने के बाद अगले साल 1928 ईस्वी में 3 फरवरी को वह भारत पहुंचता है साइमन कमीशन, और 1919 का जो आपका अधिनियम आया था उसकी जांच करने लगते हैं और उसी का विरोध करने लगते हैं जो है कि विभिन्न प्रकार के भारतीय, यानी कि लाला लजपत राय, जो कि उनका नारा भी था साइमन कमीशन वापस जाओ। उसी के दौरान उनको जो है कि लाठी का प्रहार लग गया था जिसके कारण उसका मौत हो गई आगे चल के। वहीं साइमन कमीशन को जो है कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें जो कुल सदस्य थे 7 सदस्य थे, सातों का सातों जो थे वो आपके व्हाइट थे, यानी सब अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और इसमें कुल 7 सदस्य थे और सातों का सातों अंग्रेज थे। और याद रखिएगा आगे चल के 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट ब्रिटेन सरकार को सौंपा और उसी के आधार पर 1930 में, 1931 में, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन अलग अलग जो है कि ईस्वी में बुलाए गए। और तीनों में जो हिस्सा लेने के लिए गए थे भारतीय, वह कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीनों में अछूत सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन हो रहा था गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था दूसरा, तो उसी में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे, याद रखिएगा। और गांधी जी जो 1931 में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन या लंदन गया था, वो राजपुताना नाम के जहाज से गया था। किस नाम के जहाज से? राजपुताना नाम के जहाज से गया था, याद रखिएगा। और इसी में जो है कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ है? 1973 से। कब से हुआ है? 1973 से हुआ है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में सबसे पुराना निवासी कौन है? तो नेग्रिटो है। सबसे पुराना निवासी कौन है? नेग्रिटो है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया है? औरंगजेब ने। किसने दिया है? औरंगजेब ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले जो विघटन कर देता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का वर्णन कौन से अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। और इसी में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा भी किया गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय है, राज्य सूची में कुल 61 विषय है और पहले राज्य सूची में 66 विषय हुआ करता था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि 5 गो जो सब्जेक्ट था या 5 विषय जो था वह आपका समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और समवर्ती में पहले 47 था, जब इसमें 5 को डालेंगे तब इसमें 52 को हो जाएगा। यानी समवर्ती में वर्तमान में 52 है, राज्य सूची में वर्तमान में कितना है? तो 61 है। वहीं याद रखिएगा संघ सूची में कितना है? तो संघ सूची में 120 है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, संपूर्ण भारत को कितने क्षेत्र परिषद में बांटा गया है? तो 5 में। कितने में? 5 में। और क्षेत्र परिषद जो बांटा गया है वो 1956 के आधार पर बांटा गया है, याद रखिएगा। और आगे चलकर इसका 6ठा क्षेत्र परिषद जो बना है भारत का, वह पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद बना है, जो कि 1972 में बना है। कब बना है? 1972 में। और पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य आते हैं वह पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद में आते हैं, जिसका गठन 1972 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डोलड्रम पेटी की समान स्थिति किस रेखा के निकट होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट होती है। किस रेखा के निकट? भूमध्य रेखा के निकट होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र होता है वह शांत पेटियां कहलाती है। और उसी में जो है कि बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, वहां पर पूरा शांत पेटी पाई जाती है, जिसको डोलड्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर का नाम बताइए जिसको
जिसको कि गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद से विभूषित किया गया था। तो आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। भारत के अंदर में पहली बार 1757 ईस्वी में जो है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रखिएगा, अंग्रेज का जो गवर्नर था या फिर अंग्रेज के तरफ से जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये दोनों के बीच 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया जिला के भागीरथी नदी के किनारे, याद रखिएगा कि आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसमें जो है कि ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश व्यक्ति या अंग्रेज नायक रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, और जो आपका था इधर से आपका जो है कि सिराजुद्दौला हुआ आपका हार गया था मीर जाफर के चलते। तो याद रखिएगा, जब यह हार गया तो धीरे धीरे अंग्रेज जो है कि आपका जो है कि घुसने लगा था अब जो है कि भारत के राजनीति में। तो उसी समय 1757 में ही एक नया पद का सृजन किया गया, गवर्नर का पद, और बंगाल के क्षेत्र पर गवर्नर का पद का गठन किया गया, और गवर्नर के पद पर बैठाया गया पहला व्यक्ति जो था वह रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर का पद का जो उत्पत्ति हुआ है कौन से युद्ध से हुआ है, तो याद रखिएगा वह किसके साथ हुआ था, तो वह प्लासी के युद्ध से हुआ, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव बने हैं। कौन बने हैं? रॉबर्ट क्लाइव बने हैं। और आगे चलकर जो है कि 1773 का जब अधिनियम आता है ब्रिटेन के सरकार के द्वारा, तो उस गवर्नर के पद को, गवर्नर का पदनाम बदलकर जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले गवर्नर था सिर्फ बंगाल का, और बाद में 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी जनरल शब्द जो जोड़ा है वह 1773 अधिनियम के तहत जारी किया है। और 1773 का जो अधिनियम पारित हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसी के तहत याद रखिएगा कि जो पहले व्यक्ति बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर, वो बने थे वारन हेस्टिंग बने थे। कौन बने थे? वारन हेस्टिंग। और वारन हेस्टिंग जो है उससे पहले गवर्नर के पद पर बैठे हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो क्या बोलिएगा? वारन हेस्टिंग बोलिएगा। समझ में आ गया? उसके बाद जो है कि 1833 अधिनियम के तहत जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम बदल भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उस समय जो कार्यकाल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो बैठा था वह बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर, और उसी के समय पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने हैं। उसी के तरह आगे चल के 1858 अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर जो है कि आपका भारत का वायसराय कर दिया गया। और इस पद पर बैठने वाले जो आपके व्यक्ति बने थे अंतिम और पहले, तो आप यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय कौन बने हैं? तो लॉर्ड कैनिंग बने हैं। कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग बने हैं। याद रखिएगा, तो ये सब कंटेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। और ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पे वो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पे 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। वहीं हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो याद रखिएगा, एक हो जाएगा 32, एक हो जाएगा 226। इसके तहत रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत, और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। और याद रखिएगा, भारत के अंदर में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया है। कब किया गया है? 1916 में किया गया, याद रखिएगा। और पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो एडवर्ड करके बने थे। याद रखिएगा, एडवर्ड करके। आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे? तो आप लोग को पता है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने थे। और याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सरोज कापाड़िया बने हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो DY चंद्रचूड़ बने हैं 50वें नंबर के। और सुप्रीम कोर्ट में एक भी आपकी महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर रहता है माइनस, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है यानी आवेशहीन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वांटम सिद्धांत के आविष्कार करता कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के जो आविष्कार करता है वो मैक्स प्लांक है। कौन है? मैक्स प्लांक है। और क्वांटम थ्योरी जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम थ्योरी? 4 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है? पास्कल ने किया है। किसने किया है? पास्कल ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया है? हैरिसन ने। किसने किया है? हैरिसन ने किया है। क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन और सिम्पसन ने दोनों ने मिलकर किया है। आगे बढ़ते हैं, टेलीविजन का खोज किसने किया है? जे.एल. बेयर्ड ने किया है। किसने किया है? जे.एल. बेयर्ड ने। और टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया है। और मोबाइल फोन यानी मोसे मोबाइल मोसे मार्टिन, मोसे मोबाइल मोसे मार्टिन। और मोबाइल फोन में रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया है? तो ट्रांजिस्टर का खोज साकले और बार्डिन ने 1948 में किया है। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी में, पहले पीढ़ी में वाल्व का प्रयोग, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग और तीसरे में आईसी चिप्स का प्रयोग। और आईसी चिप्स का जो खोज किया है वो जे.एस. किल्वी ने किया है। किसने किया है? जे.एस. किल्वी ने किया है। और आईसी चिप्स पर आपका किसका परत चढ़ी होती है? तो सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। और भारत के सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलोर को जानते हैं। किसको जानते हैं? बेंगलोर को जानते हैं। वहीं भारत का बगीचा के नाम से किसको जानते हैं? तो भारत का बगीचा भी बेंगलोर को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब को कहा जाता है। यानी भारत का बगीचा बेंगलोर, बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब। और कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी स्थित है, याद रखिएगा, कपूरथला पंजाब में। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत में आपका मौन घाटी कहाँ में है यानी साइलेंट वैली कहाँ में है, तो केरल में है, जो कि एक प्रकार से आपका जो है कि जैव विविधता क्षेत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, और जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। वहीं जो है कि आपका जो है कि एक और दिवस होता है आपका जो है कि याद रखिएगा आपको 21 मार्च को। तो याद रखिएगा 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपको 3 को याद रखना है। 5 जून को पर्यावरण हो गया, 22 मई को जैव विविधता दिवस हो गया। वहीं वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। वानिकी दिवस 21 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, परमाणु बम का खोज किसने किया है? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न ने किया है। वहीं हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रेडियम का खोज किसने किया है? मैडम क्यूरी ने। रेडियम का खोज किसने किया है? मैडम क्यूरी ने किया है। वहीं आपको बात करते हैं कि मैडम क्यूरी ही पहली ऐसे विश्व की महिला बनी थी जिनको कि आपका फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है कि 1903 और 1911 में मिला था। आगे बढ़ते हैं, रक्त परिवहन का खोज किसने किया है? तो रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। और रक्त परिसंचरण का खोज जो किया है वो लैंडस्टीनर ने किया है। और ब्लड ग्रुप का खोज भी लैंडस्टीनर और विनर ने किया है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ब्लड ग्रुप का खोज जो है कि पहली बार आपका 1940 ईस्वी में रिसस नाम के बंदर में किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और रक्तदान का संबंध भी जो है कि ब्लड से है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रडार का आविष्कार किसने किया है? टेलर एवं यंग ने। रडार का आविष्कार किसने किया है? टेलर एवं यंग ने। आगे बढ़ते हैं, गन पाउडर का खोज किसने किया है? रोजर बेकन ने। गन पाउडर का खोज किसने किया है? रोजर बेकन ने। वहीं याद रखिएगा आपका डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बताना है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया है? कैवेंडिश ने किया है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया है? कैवेंडिश ने किया है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन में आपका प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह आपका कितना होती है? तो 1 होती है। और न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु संख्या किसने दिया है? मोसले ने दिया है। किसने दिया है? मोसले ने। और आवर्त सारणी में जो प्रत्येक तत्व का जो उसका संकेत दिया है वो बर्जिलियस ने दिया है। किसने दिया है? बर्जिलियस ने दिया है। और आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उसका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है और दूसरा जो लिखा जाता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन का खोज किसने किया है? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, प्रिंटिंग प्रेस का खोज किसने किया है? जॉन गुटेनबर्ग ने किया है। प्रिंटिंग प्रेस का खोज किसने किया है? जॉन गुटेनबर्ग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया है? तो जेड जॉनसन ने। माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन ने किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो खोज किया है वो नील एवं रुस्का ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, क्रोनोमीटर का खोज किसने किया है? हैरिसन ने। क्रोनोमीटर का खोज किसने किया है? हैरिसन ने किया है। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? अल्टीमीटर। ऊंचाई अल्टीमीटर, गहराई फाइदोमीटर। गहराई फाइदोमीटर। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ से मापते हैं और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर और आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं, वर्षा का मात्रक क्या है? तो वर्षा को जो मापते हैं रेन गेज से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और भूकंप को जो मापते हैं वह सिस्मोग्राफ से मापते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हवा की शक्ति और गति एनीमोमीटर। हवा की शक्ति और गति एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आकाश पिंडों की कोणीय दूरी किससे मापते हैं? सेक्सटेंट से। किससे मापते हैं? सेक्सटेंट से। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा किससे मापते हैं? आमीटर। विद्युत धारा आमीटर। विद्युत धारा आमीटर। अगला क्वेश्चन, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से। वहीं किसी भी आपका जो गाड़ी रहता है उसकी चाल किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर। चाल किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, उच्च ताप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? पायरोमीटर। उच्च ताप मापने वाला यंत्र का नाम है पायरोमीटर। उच्च ताप पायरोमीटर। उच्च ताप पायरोमीटर। याद रखिएगा। वहीं सूर्य का जो किरण मापते हैं वो बोलोमीटर से मापते हैं। सूर्य का किरण किससे मापते हैं? बोलोमीटर से मापते हैं। वहीं सूर्य के किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर। अगर पूछेगा अधिक ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग? पायरोमीटर का प्रयोग। लेकिन सूर्य का जो हम लोग मापते हैं ताप वो बोलोमीटर से मापते हैं। लेकिन सूर्य के किरणों की तीव्रता पूछेगा तो एक्टिनोमीटर मारिएगा। सूर्य के किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। डायलिसिस का जो है कि हिंदी नाम होता है क्या? तो अपवहन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना, हृदय स्पंदन में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेसमेकर का। किसका प्रयोग करते हैं? पेसमेकर का। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम मौसम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लोट्रॉन का। किसका प्रयोग करते हैं? साइक्लोट्रॉन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि जल में उपस्थित तेल की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, ग्रेविमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेविमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का था। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार को अमित्रघात या फिर आपका शत्रुओं के विनाशक के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। और बिंदुसार के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। डाइमेकस जो आया था वह बिंदुसार के दरबार में आया था और बिंदुसार को अमित्रघात या फिर उसको जो है कि शत्रुओं के विनाशक के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। और बाबर ने बाबरनामा का रचना
तुर्की भाषा में किया था। लेकिन आगे चलकर अब्दुल रहीम खान के द्वारा इसका जो है कि फारसी में अनुवाद करवाया गया था, जो है कि आपका तुजुके बाबरी के नाम से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किस जगह से हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। कहां से हुआ था? ग्वालियर टैंक से हुआ था, याद रखिएगा। और ग्वालियर टैंक के मैदान से ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ही एक राष्ट्र नेता के रूप में उभरा था जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो भागा था वह 1922 ईस्वी में भागा था, आपका हजारीबाग जेल से भागा था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में, और आईएमएफ का मुख्यालय भी कहां है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। और यूएनओ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है वह हडसन नदी के किनारे है, याद रखिएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क खुद हडसन नदी के किनारे है। और यूएनओ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क के जो है कि मैनहट्टन द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। और यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। और आगे थोड़ा सा पहले अगर देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के द्वारा जो है कि राष्ट्र संघ का स्थापना करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह दुर्त था। कौन था? बहादुर शाह दुर्त था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होता है लौंग, याद रखिएगा। और मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। किसको कहते हैं? इलायची को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारी में पाए जाने वाले यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस मिलता है। क्या मिलता है? फास्फोरस। और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, याद रखिएगा। और फास्फोरस जो होता है उसमें से एक लाल फास्फोरस होता है, एक सफेद फास्फोरस होता है। तो सफेद फास्फोरस जो होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? तो उसको हम लोग जल में रखते हैं। और याद रखिएगा जो लाल फास्फोरस होता है इसका प्रयोग दियासलाई के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रमा पर आपका शांति सागर स्थित है, जिसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और चंद्रमा जो है वह एकमात्र आपका जो है कि पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद है, यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है, और सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है। क्या है शिल्पवेद? आपको ट्रिक बताए थे, RAYDSGAS। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, और यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। आगे बढ़ते हैं, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित अभिलेख का नाम है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पहली बार भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। और तानसेन को याद रखिएगा कि कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने दिया था, और इसका संबंध मध्य प्रदेश से था। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 ईस्वी में तानसेन पुरस्कार का शुरुआत करवाया है। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक किसे माना जाता है? तो वह कृष्णदेव राय को माना जाता है। किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय को माना जाता है, याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय ने ही अमुक्त माल्याद नाम का पुस्तक का रचना किया है। अमुक्त माल्याद नाम का पुस्तक का रचना किसने किया है? याद रखिएगा, आपका अमुक्त माल्याद नाम का पुस्तक का रचना जो है कि आपका कृष्णदेव राय ने किया है। और मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। लेकिन अमुक्त माल्याद पुस्तक का लेखक कृष्णदेव राय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है।
गोकाक झरना किस नदी पर है? तो गोकाक झरना गोकाक नदी पर बेलगामी जिला कर्नाटक में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक के बराही नदी पर है। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के अंदर में एक आपका जलप्रपात है, कौन सा? तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है? तो भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन केरल करती है। और याद रखिएगा थोरियम जो होता है उसका एक अयस्क का नाम है मोनाजाइट। क्या नाम है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। और पिंच ब्लेंड जो है वह यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का। आगे बढ़ते हैं, आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया है? तो आजाद हिंद सरकार का स्थापना 1942 में जो है कि रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस। लेकिन आजाद हिंद सरकार का स्थापना 1943 में किसके द्वारा? याद रखिएगा आपका जो है कि जर्मनी में किया गया था। याद रखिएगा आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट से होता है। किससे होता है? हेमाटाइट से। आगे बढ़ते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है और कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। याद रखिएगा। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है, लगभग 46% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो याद रखिएगा ध्वनि जो है वह ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी ध्वनि चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है और ठोस में भी याद रखिएगा इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में। आगे बढ़ते हैं, लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना किसने करवाया है? तो लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करवाया है। किसने करवाया है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करवाया है। वहीं आपका याद रखिएगा भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन कहां में है? भोपाल में है। और इंडिया हाउस कहां में है? लंदन में है। कहां में है? लंदन में है। तो चलिए आज के हम इस बिहार पुलिस के सेशन को यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग खूब तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और देखिएगा आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। बस आप तैयारी अच्छा से कीजिए, एग्जाम निकाल लीजिए। उसके बाद आप इतना रनिंग लगाइए कि एकदम फाड़ चिड़ के रख दीजिए। आप जो है कि रनिंग को आराम से आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद आप वर्दी चलाइए और ऐश कीजिए जिंदगी भर, क्योंकि वर्दी का जुनून बहुत एक अलग होता है। तो चलिए हम इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।